चलिए हम बात करेंगे फोर्स ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस की। फोर्स ऑसिलेशन को समझने से पहले किसको समझेंगे हम लोग? फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन का क्या मतलब होता है कि किसी भी बॉडी पे, यूनिवर्स पे जितनी भी बॉडी है, सभी बॉडी पे क्या होता है? एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब कि उसमें विदाउट फोर्स अप्लाई किए हुए ही वो क्या करता है? ऑसिलेट करता है। समझ में आ गया? और इस प्रकार का जो ऑसिलेशन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक लाइन पे लिख दिया गया है कि when body oscillate with its natural frequency, कोई बॉडी अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अगर क्या हो? ऑसिलेट करता हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। क्यों फ्री ऑसिलेशन? क्योंकि वहां पे हमने कोई भी फोर्स नहीं लगाया, वो अपना नेचुरल प्राकृतिक का जो ऑसिलेशन है उसके द्वारा ऑसिलेट कर रहा है। समझ पाई? आगे ध्यान से समझिएगा। फोर्स ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन का मतलब तो समझ में आता है कि किसी बॉडी पे हम क्या अप्लाई कर दें? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दें तो वो ऑसिलेट करने लगेगा ही लगेगा। समझ में आ गया? जैसे झूला झूली है कि नहीं है? तो झूला झूली है तो उसको क्या कर रहा है? कोई पीछे से आपको धक्का मार दिया, फोर्स अप्लाइड किया तो आप ऑसिलेट करना शुरू किए। फिर वहां से फिर इधर आए, फिर और आपको धक्का दिया, फिर आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, ऑसिलेशन बढ़ गया। ऐसा तो नहीं है ना कि जो आपको धक्का लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, वो आपको पकड़ के दौड़ उधर जा रहा है और दौड़ किधर आ रहा है? ऐसा करता है क्या? जब वो इधर आता है तभी तो धक्का मारता है, फिर तुम उधर जाती है, फिर इधर आती है, फिर और धक्का मारता है। समझ में आ गया? तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करने से जो फोर्स मतलब जो ऑसिलेशन क्रिएट होता है वो क्या कहलाता है? हमारा फोर्स ऑसिलेशन कहलाता है। और ये फोर्स ऑसिलेशन किस प्रकार का ऑसिलेशन है? किस प्रकार का ऑसिलेशन है? अनडेम्प्ड ऑसिलेशन। अनडेम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या? कि जिसका एम्पलीट्यूड लाइफ टाइम नहीं बदलेगा। अब तुम झूला झूल रही है, तेरा सामने कोई खड़ा होके बार बार इधर आती है, उस जगह फोर्स लगा रहा है, क्या तुम्हारा एम्पलीट्यूड जिंदगी में कम होगा? होगा कम? नहीं होगा। जितना बार पीछे आएगी उतना बार एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करेंगे। तो तुम कभी नहीं रुकने वाली है। रुकेगी? नहीं रुकेगी। तो ये किस प्रकार का ऑसिलेशन हुआ? अनडेम्प्ड ऑसिलेशन। यही चीज लिखा गया है। बात पकड़ में आया? When we apply external force to keep body oscillating, हम बॉडी को ऑसिलेटिंग करने के लिए क्या अप्लाई करते रहेंगे? फोर्स अप्लाइड करते रहेंगे एज अनडेम्प्ड ऑसिलेशन। कैसे? अनडेम्प्ड ऑसिलेशन की तरह। लाइफ टाइम झूला झूलते रहो, इधर से फोर्स लगाते जाओ, लाइफ टाइम झूला झूलते जाओ। कैसे? अनडेम्प्ड ऑसिलेशन की तरह। और फोर्स को हटा दिए तो कुछ समय में क्या बन जाएगी? डैम्प्ड बन जाएगी, धीरे 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 होके रुक जाएगी। क्लियर? तो फोर्स ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ कि उसको हम अनडेम्प्ड ऑसिलेशन बनाते हैं। क्लियर होती है बात? यहाँ पे बात पकड़ा? आगे चलिए। अब आपने जो फोर्स लगा रहे हैं वहां पे झूला झूलने में, फोर्स ऑसिलेशन में, वो फोर्स कितना? एफ की माइनस का मतलब समझ में आता है आप लोगों को कि आप उल्टा दिशा में लगाते हैं। एफ नॉट कोस ओमेगा डी टी। डी मतलब डैम्प और ये टाइम। समझ में आ गया? इतना फोर्स लगता है। यहाँ पे जानकारी के लिए हम थोड़ा सा बता दें। मान के चलिए कि ये आपका बॉडी, जब आप इसको क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट करा रहे हैं इस तरह से, ठीक? तो इस डायरेक्शन पे आपका क्या लगता है? mg। तो इस डायरेक्शन पे आपका एक फोर्स लगेगा। यहाँ पे क्या बना? थीटा mg कोस ऑफ थीटा। तो इधर आपका क्या लगता है? mg साइन ऑफ थीटा। तो
तो यही फोर्स की वजह से तो ये हमारा बॉब है वो मीन पोजीशन की ओर आता है। तो उसी प्रकार का ये फोर्स है, कहाँ गया देखिए, एफ नॉट कोस ओमेगा टी डी टी। क्या लिखे हम लोग, mg साइन ऑफ थीटा। तो mg के जगह में हम क्या लिखे, फोर्स। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या फोर्स की जगह में आप mg लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। बात पकड़ी? तो ये फोर्स लगता है वहां पे। बात समझ में आया होगा। इसको हमने क्या मान के रखा, इक्वेशन। ये एक क्या है, कौन सा फोर्स, अनडेम्प्ड फोर्स नहीं, अपने आप में आपके में नेचुरल फ्रीक्वेंसी है कि नहीं है? तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है तो वही प्रकार का क्या है, फोर्स ही है। बात समझ में आया? और जिस डायरेक्शन पे आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसी डायरेक्शन पे आप क्या लगा रहे हैं, फोर्स भी लगा रहे हैं। बात पकड़ में आया मेरा? कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे इस तरह से क्या कर रहे हैं आप, झूला झूल रहे हैं। जैसे आपका ये तो आपका मीन पोजीशन हुआ, अब इधर गए, इधर से जैसे आप आगे की ओर बढ़ेंगे, तो जैसे आगे की ओर बढ़े तभी कोई इधर से उसी डायरेक्शन पे फोर्स लगा दे तो आपका ऑसिलेटिंग क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बात पकड़ पाई? तो चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। नाउ मोशन इन अंडर द कंबाइंड एक्शन ऑफ ए 3 टाइप ऑफ फोर्स। जब आप ऑसिलेटिंग कर रहे होंगे तो वहां पे 3 प्रकार का फोर्स क्या करता है, एक्शन में आता है। कितना प्रकार का फोर्स? 3 प्रकार का फोर्स एक्शन में आता है। अब वो फोर्स कौन कौन सा फोर्स है उसको समझिए। पहला फोर्स होता है कैसे, लीनियर फोर्स, जो सीधी इस तरह से आता जाता है वो फोर्स, ठीक, पहला टाइप का फोर्स। दूसरा आपका डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स का मतलब समझ में आता है कि एयर के साथ में क्या करेगा, वो फ्रिक्शन करेगा और आपका वेलोसिटी को रोकने का कोशिश करेगा, ठीक। और तीसरा टाइप का क्या फोर्स, टाइम डिपेंडेंट ड्राइविंग फोर्स। समय के साथ में आप उसको धकेल रहे हैं आगे की ओर। बात पकड़ी? डाउट है? कितना प्रकार का फोर्स? 3 प्रकार का। एक तो आपका लीनियर, लीनियर को आप क्या मान सकते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी मान सकते हैं। क्लियर? डैम्पिंग फोर्स, हवा के साथ में क्या होगा, वो फ्रिक्शन करेगा, फ्रिक्शन फोर्स। और तीसरा टाइम डिपेंडेंट ड्राइविंग फोर्स, उसको समय के साथ में आप धकेलते रहिए। ये 3 प्रकार की फोर्स यहाँ पे लगता है। समझी बात को? चलिए आगे। therefore total force equal to total force, ध्यान से समझिएगा, ये हम टाइम फंक्शन में लिख दिए, एफआर यानी कि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है आपका, प्लस एफ डी, डी फॉर डैम्प फोर्स, प्लस और कौन सा फोर्स, ड्राइविंग फोर्स। इसको डायरेक्टली एफ लिख देते हैं। क्लियर? आगे ध्यान दीजिएगा, ये आपका टोटल फोर्स है। टोटल फोर्स के बदले में आप एक लिख सकते हैं, टाइम फंक्शन टी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एफ आर, जानते हैं आप, माइनस के एक्स टी। नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए, सिर्फ यहाँ पे टाइम क्या है, फंक्शन है कि नहीं? जैसे आप फंक्शन बनाते हैं ना मैथ में, तो कैसे लिखते हैं, एफ ब्रैकेट्स में एक्स, उसी तरह से यहाँ पे टी है, फंक्शन है। समझिए? आगे चलिए, बीच में क्या साइन, प्लस एफ डी कितना होता है, माइनस वी बी। नहीं, टाइम फंक्शन में नहीं पढ़ी, उल्टा, प्लस जो फोर्स अभी लगा रहे हैं वो फोर्स कितना, एफ नोट कोस ओमेगा डी टी।
क्लियर? आगे चलिए। नाउ दिस इक्वेशन बिकम एफ के जगह में क्या आप एम ए लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। चलिए लिखिए, एफ की जगह में क्या लिखेंगे? एम ए टाइम्स देंगे इक्वल टू, बोलिए, माइनस के एक्स क्या हो जाएगा? टी प्लस माइनस माइनस बी बी टी प्लस एफ नोट कोस ओमेगा डी टी। हो गया? और यहां ध्यान दीजिए, एम ए इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, समझिएगा पॉइंट। ये आपका क्या है? एम। एम के बदले में सीधे हम क्या लिखते हैं? एम। ए के बदले में आप क्या वैल्यू निकाल के लाए हैं पीछे? हम बताएं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर आया है। इसके बदले में एक्सेलरेशन ए के बदले पे। जल्दी लिखिए, समझ में आ रहा है बात? माइनस में है, माइनस में है कि नहीं है? क्या था हमारा ये? के एक्स ही है ना? सही तो लिख रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये भी क्या किस में है? माइनस में है। इसको हम इधर लेके लाएं इक्वल टू से इधर, तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में, यानी कि प्लस भी तो हमारा क्या है? कांस्टेंट था। क्या किसका कांस्टेंट? डैम्पिंग कांस्टेंट। कांस्टेंट का हमारा डिफरेंशिएशन नहीं होता है। क्या बचा आप वहां पे? वेलोसिटी, यानी कि dv बाई dt। नहीं समझिए, ये इसको निकाले, देखो ये माइनस में है ना, माइनस में है तो इसको हम इक्वल टू सीधा लेके लाए तो क्या हो गया? प्लस। ये b हमारा क्या था? कांस्टेंट। तो क्या बचा वहां पे? v, तो dv बाई dt। अब भी नहीं समझ में आया? प्लस इसको भी इधर लेके लाए, माइनस है, इधर लेके लाए तो प्लस के एक्स। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। इक्वल टू, ये तो ऑलरेडी प्लस में है कि नहीं? इक्वल टू एफ नोट कोस ओमेगा डी टी। हो गया? लिखिएगा, दिस इक्वेशन ऑफ एंड oscillation अप्लाइड। क्या? ध्यान से देखिएगा, therefore xt is equal to a cos ओमेगा d। यहाँ पे d नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिख रखा? d है कि नहीं? फिर t प्लस 5। ये बात भी समझ में आता होगा आप लोगों को, पढ़ी है ना ये? x इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस 5, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या था? ओमेगा डी टी है, इसलिए ओमेगा टी ना लिख के क्या लिख दिए? ओमेगा डी टी प्लस 5 लिख दिया गया। जब हम इसको सोल्व करेंगे, डिटली सोल्व कर देंगे और क्या निकाल देंगे? यहां से एम्पलीट्यूड को बाहर निकाल देंगे। समझिएगा, किसको बाहर निकाल देंगे? एम्पलीट्यूड को बाहर निकाल देंगे, तो हमको कुछ यहाँ पे इक्वेशन बनेगा। ये इक्वेशन को आपको याद रखना होगा, वो इक्वेशन अभी हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया?
यहां से हम क्या निकाल दें, एम्पलीट्यूड को निकाल दें, तो आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा एफ नॉट बाई, आपके पास में वैल्यू आएगा एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डी प्लस ओमेगा डी स्क्वायर बी स्क्वायर का पावर 1/2। अब इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, समझी? एम्पलीट्यूड निकला तो यहीं से है, समझ में आया? इसी को जब हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो हमको ये इक्वेशन मिलने वाला है। अब ये इक्वेशन मिलने के बाद अगर आप इसका tan phi निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, tan phi, ध्यान से समझिएगा, ये आपका phi है ना, phi क्या था आपका, फेज, यानी कि ओरिजिन से आगे या पीछे से कोई बॉडी क्या करे, ओसिलेट करना शुरू करे, वही आपका क्या है, फाई। तो tan phi अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ पे tan phi क्या निकलने वाला है, बताइए जल्दी, माइनस वी नोट ओमेगा डी एक्स नोट। जब हम फोर्स अप्लाइड करेंगे तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, मैक्सिमम, और उसका एंगुलर वेलोसिटी यानी कि डंप जो करेगा वो भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इसके हो गया। अब ये आगे अगर हम बात करें तो ये जो ऑसिलेशन है आगे चल के दो प्रकार की बिहेवियर शो करता है। कितना प्रकार का बिहेवियर शो करता है, दो प्रकार की बिहेवियर शो करता है। लिख लीजिए, इट शो टू टाइप ऑफ बिहेवियर, इट शो टू टाइप ऑफ बिहेवियर, दो प्रकार का बिहेवियर शो करेगा ये। पहला बिहेवियर, लार्ज डिफरेंस between omega and omega d, and b is also small। b यहाँ पे क्या है, बहुत ही छोटा। b क्या था, डेड कांस्टेंट, बहुत ही क्या है, छोटा है। जब हम दोनों का अंतर को ढूंढे तब b हमारा क्या, बहुत ही छोटा। अगर b बहुत ही छोटा तब आपका एम्पलीट्यूड एक इसके बराबर, जल्दी बोलिए एक बार फिर से, लार्ज डिफरेंस बिटवीन ओमेगा एंड ओमेगा डी एंड b इज ऑल्सो स्मॉल। b हमारा क्या, बहुत ही छोटा। यहाँ पे b आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, बहुत ही छोटा है। अगर ये बहुत ही छोटा है तब आपको क्या मिलने वाला है, ये मेरा सवाल, जल्दी बोलिए। ये छोटा मतलब इसको हम नेगलेक्ट करेंगे तो ये टोटली आपका क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट होगा। तो आपके पास में बचेगा क्या, a इक्वल टू एफ नॉट बाई एम स्क्वायर, क्या है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डी बचेगा। और ये आपका पावर कितना है, 1/2। आगे, और a इक्वल टू, ये रूट के बदले, ये 1/2 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर में डाल सकते हैं इसको। क्या होगा, एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डी। ये देखिए, ये बाहर आ जाएगा, a इक्वल टू एफ नोट बाई एम अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डी। दूसरा बिहेवियर, इफ ओमेगा एंड ओमेगा डी आर इक्वल, ओमेगा और
ओमेगा डी क्या हो जाए, इक्वल। देन ऑल्सो बी इज स्मॉल, इस केस में भी बी क्या रहता है आपका, स्मॉल ही होता है, जैसे कि आप पहला बिहेवियर में देखे थे। लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड आपका बदल जाएगा। ए इक्वल टू क्या मिलने वाला है आप लोगों को, एफ नोट बाई, जल्दी बोलिए, ओमेगा डी और बी, ये मिलेगा। और इसी को हम लोग कहते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। यहां पे हम रेजोनेंस का डेफिनेशन में लिखना चाहेंगे, आप लिख लीजिएगा। रेजोनेंस किसको कहते हैं, रेजोनेंस द फेनोमेनन of increase in amplitude when driving force is close to the natural frequency of oscillator called resonance, चलिए समझिएगा बात। ये बातें आपको समझ में आती है कि हर एक बॉडी का क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है कि नहीं। अगर उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, यहां पे समझिए, देखिए, द फेनोमेनन ऑफ इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड, हम किसको बढ़ा दें, एम्पलीट्यूड को बढ़ा दें। और वो एम्पलीट्यूड जो हम ड्राइविंग फोर्स लगा रहे हैं, बाहर से जो फोर्स लगा रहे हैं, इज क्लोज टू दी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वो किसके बराबर लगभग हो जाए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। मेरा बात समझ में आया, नहीं समझ पाई, एक बार फिर से समझाते हैं कि हर एक बॉडी पे क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। आप जो बाहर से ड्राइविंग फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स की वजह से जो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न हो रहा है, वो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। बात अब समझने वाली कि जब बॉडी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी है तो उसका एम्पलीट्यूड है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है मतलब उसका क्या है, एम्पलीट्यूड है। जब आप ड्राइविंग फोर्स लगा रहे हैं, बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, तो वो बॉडी ऑसिलेट फिर कर रहा है। अब ऑसिलेट करने से उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, तो वो फ्रीक्वेंसी आपका 2 गुना होगा कि नहीं होगा। बात पकड़ में आया मेरा, नहीं समझी। पहले तो नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड है कि नहीं है, आप उसमें आप ड्राइविंग फोर्स लगा रहे हैं, बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, और बाहरी फोर्स लगाने से वहां पे क्या क्रिएट हुआ, ऑसिलेट क्रिएट हुआ, और ऑसिलेशन होने से उस ऑसिलेशन का एक अलग से एम्पलीट्यूड बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अगर वो एम्पलीट्यूड नेचुरल फ्रीक्वेंसी के एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाए, तो वहां पे एम्पलीट्यूड 2 गुना होगा कि नहीं होगा। पहले नेचुरल फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड और आप जो लगा रहे हैं उसका एम्पलीट्यूड दोनों बराबर हो जाए, तो दोनों एम्पलीट्यूड मिलके 2 गुना, और इस कारण से एम्पलीट्यूड इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वहां पे वो टूट सकता है। बात पकड़ में आया आप मेरी। अब समझिएगा कि जब किसी ब्रिज के ऊपर से मिलिट्री का जत्था मतलब समझ में आता है, पूरा बटालियन जब 1-2-1 कदम ताल शुरू करते हुए आगे की ओर क्या करता है, बढ़ता है, तो सबका फ्रीक्वेंसी
जैसे ये पैर को लगा तो सब एक ही बार एक पैर को लगाता है, इस पैर को किया तो एक सबका एक एक पैर एक साथ नीचे की ओर जाता है। तो जो जब उस पुल पे वो लोग पार हो रहा होगा तो वो पुल है तो उस पुल का अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा। और ये जब पैर को क्या कर रहे हैं, इस तरह से पटक रहे हैं वहां पे, तो सबका एक साथ वहां पे क्या निकल रहा है, फ्रीक्वेंसी निकल रहा है। अगर वो फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड पुल का नेचुरल फ्रीक्वेंसी के एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाए तो वहां का फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और डबल होगा तो वहां पे पुल क्या हो सकता है, टूट सकता है। इसी कारण से वहां पे कदम डाल करना मना होता है पुल में। बात समझ में आया? दूसरी घटनाएं समझिए कि मान के चलिए भूकंप आया, समझ पा रही है, और वो भूकंप किसी बिल्डिंग से होके गुजरा। तो भूकंप आया तो उस भूकंप का आपका ऑसिलेशन है कि नहीं है, फ्रीक्वेंसी है कि नहीं है, है कि नहीं है। अब यहाँ पे जो बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का भी अपना क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अगर बिल्डिंग का नेचुरल फ्रीक्वेंसी उस भूकंप का फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड का और आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी बिल्डिंग का जो है उसका एम्पलीट्यूड दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो एकाएक उस बिल्डिंग का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और एम्पलीट्यूड बढ़ने से वो बिल्डिंग क्या हो जाएगा, धंस जाएगा। वहां पे फिर आप कितनों भी महंगा रड यूज किए हैं काम नहीं देने वाला है, ये फिजिक्स कहता है। समझ में आ गया? और यही वजह होती है कि वही जगह पे एक बिल्डिंग क्या होता है, गिरता है, लेकिन दूसरा बिल्डिंग नहीं गिरता है। इसका मतलब समझ में आया कि कोई बड़ा बिल्डिंग गिरा तो छोटा बिल्डिंग बच गया। वो बड़ा बिल्डिंग है तो उसका फ्रीक्वेंसी अलग होगा छोटा फ्रीक्वेंसी की अपेक्षा में। हो सके उस बड़ा बिल्डिंग का जो एम्पलीट्यूड है, नेचुरल एम्पलीट्यूड है, उस भूकंप का एम्पलीट्यूड से क्या हो गया, मैच कर जाए। और मैच किया तो एकाएक एम्पलीट्यूड वहां पे क्या हुआ, इंक्रीज, और एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा तो वो सबको तोड़ देगा। बात समझ में आया? चलिए आपको और बेटर समझाने के लिए हम एग्जांपल और लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये एक तार है, ठीक, क्या है ये तार समझती है ना। इस तार पे हम इस तरह से पेंडुलम जैसा को क्या करते हैं, बांध देते हैं। ध्यान से समझिए, ये देखिए यहां भी बांधे, यहां भी बांधे, यहां भी, यहां भी और यहां भी। समझिएगा पॉइंट को, ठीक। कितना बार बांधे, 6 बार। चलो कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6। समझिएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं और इसको इधर लेके लाके छोड़ देते हैं यहां पर, ठीक। जैसे ही छोड़ते हैं तो ये क्या करने लगता है, ऑसिलेट करने लगता है। ऑसिलेट जब ये कि जैसे ये वाइब्रेट करने लगेगी, ये आपका समय के साथ में फर्स्ट टाइम में बड़ी जोर से ऑसिलेट करेंगे और तुरंत सडनली ये क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। आपका 2 3 4 एंड 6। लेकिन ये जो 5 है ये आपका इस के एम्पलीट्यूड से जब मैच कर जाएगी तो ये बाद में ऑसिलेट करने शुरू होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 2 3 4 6 का एम्पलीट्यूड आपका 1 के एम्पलीट्यूड से मैच नहीं हुआ, जबकि आपका 5 का एम्पलीट्यूड 1 के साथ में मैच कर गया। इसीलिए जब ये दोनों का एम्पलीट्यूड एक साथ मिलेगा तो एम्पलीट्यूड हमेशा क्या हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। और इस तरह से यहाँ पे हमारा ऑसिलेशन चैप्टर क्या होती है, खत्म होती है। Let us discuss about forced oscillations and resonance. Natural frequency. If no external force acts on a system, then the system will execute oscillations of frequency. Nu naught, called natural frequency.
Oscillations produced under the effect of an external periodic force of frequency other than the natural frequency of the oscillator are called forced oscillations. If an external force, Ft, is applied to a damped oscillator, then Ft equals to F0 cos omega dt, equation 1, where F0 equals to amplitude of external force. Omega d means driven frequency. The motion of a particle under the combined action of a linear restoring force, damping force, and a time-dependent driving force, as represented by equation 1, is given by ma of t equals to minus kxt minus bvt plus f0 cos omega dt md square x by dt square plus bdx by dt plus kx equals to f0 cos omega dt, equation 2. The displacement after the natural oscillation dies out is given by xt equals to a cos of omega dt plus phi. Amplitude A is the function of the forced frequency omega d and the natural frequency omega. Analysis shows that it is given by A equals to F0 by m square omega square minus omega d square plus omega d square b square power 1 by 2. Tan phi equals to minus nu naught by omega d x naught, where m stands for mass of the particle, v naught stands for velocity of the particle at t equals to 0, x naught equals to displacement of the particle at t equals to 0, omega equals to natural frequency. Case 1. Small damping, driving frequency far from natural frequency. Omega dB much less than m of omega square minus omega d square. A equals to f0 by m omega square minus omega d square from equation 3. Case 2. Driving frequency close to natural frequency. Omega d is very close to omega m of omega square minus omega d square much less than omega dB. A equals to f0 by omega dB from equation 3.